हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म पीएचपी के अंदर क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन थिंग मेनी फॉर्म, यानी एक ही आदमी डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट बिहेवियर करता है तो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। और पॉलीमॉर्फिज्म कंसिस्ट ऑफ द टू वर्ड पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स होता है मेनी और मॉर्फिज्म मीन्स होता है रूप, यानी वन थिंग मेनी फॉर्म, एक वस्तु डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंस रूप लेता है, वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म इज ए वे टू परफॉर्म द सिंगल एक्शन इन डिफरेंट फॉर्म, यानी सिंगल एक्शन को डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट फॉर्म में परफॉर्म करता है, वो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। ये टू टाइप का होता है, पहला होता है मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा होता है मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग का मतलब सेम फंक्शन सेम फंक्शन डिफरेंट पैरामीटर इन सिंगल क्लास, यानी एक ही क्लास के अंदर सेम नाम का फंक्शन लेकिन उसका जो पैरामीटर होता है वो डिफरेंट होता है, वो हमारा मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है। अब पीएचपी की बात करूँ तो पीएचपी के अंदर मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है, केवल मेथड ओवरराइडिंग सपोर्ट करता है। तो मेथड ओवरराइडिंग में फिर से बता दे रहा हूँ कि सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर विद इन क्लास, एक ही क्लास के अंदर सेम नाम का फंक्शन रहता है लेकिन उसका जो पैरामीटर होता है डिफरेंट, वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब सेम मेथड नेम सेम पैरामीटर बट डिफरेंट क्लास, यानी डिफरेंट क्लास के अंदर सेम नाम का फंक्शन सेम पैरामीटर होता है, वो मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है। तो इस तरह से टू टाइप का होता है जिसमें मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग पीएचपी के अंदर सपोर्ट नहीं करता है। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग के थ्रू कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं मेथड ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। वो सपोर्ट तो नहीं करता है लेकिन फिर भी हम उसको देख लेते हैं क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसका कोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग के बारे में देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्लास में लेता हूँ और अर्थमेटिक नाम का क्लास लेता हूँ, और ये मैं बताया था मेथड ओवरलोडिंग के अंदर कि एक ही क्लास के अंदर सेम नाम का फंक्शन डिफरेंट पैरामीटर रखता है। तो मैंने क्लास अर्थमेटिक नाम का क्लास ले लिया और उसके अंदर एक फंक्शन बना दिया, सम नाम का फंक्शन बनाया, और इसके अंदर दो पैरामीटर बना दिया। दो पैरामीटर लेता हूँ और उसको एक मैसेज पास कर देता हूँ, रिजल्ट पास करता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू $a प्लस $b। $a और $b, और इसी रिजल्ट को हम प्रिंट कराते हैं। इको लगा के इस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। इको और इस $res को हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। तो एक क्लास यानी अर्थमेटिक नाम के क्लास में जो पहला मैं फंक्शन बना हूँ सम नाम का फंक्शन हुआ, उसके अंदर दो पैरामीटर पास करा हूँ और इसको मैं जो रिजल्ट आया उसको प्रिंट करा दे रहा हूँ। जो दूसरा जो फंक्शन लेने जाता हूँ वो भी सम नाम का ही फंक्शन है, लेकिन वहाँ पर जो पैरामीटर होगा डिफरेंट हो जाएगा। पहले मैंने पैरामीटर 2 था, उसमें मैं 3 ले रहा हूँ। सेम वही काम कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, 2 नंबर को सम कर रहा हूँ और इसमें 3 नंबर को सम कर रहा हूँ। तो मैं बताया था कि मेथड ओवरलोडिंग के अंदर सेम फंक्शन बट डिफरेंट पैरामीटर विद इन क्लास, यानी एक ही क्लास के अंदर सेम नाम का फंक्शन रहेगा लेकिन उसका जो पैरामीटर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, तो वो मेथड ओवरलोडिंग के अंदर आता है। और क्लास हमारा अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक के अंदर दो फंक्शन आया, फंक्शन का नाम सेम है, सम है, और उसके जो पैरामीटर पास किया हूँ दोनों का डिफरेंट है। पहले में 2 पैरामीटर लिया हूँ, दूसरे में 3 पैरामीटर लिया हूँ। अब जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं तो देखते हैं कि यदि यह जावा आता, पाइथन आता तो उसमें सपोर्ट करता है, लेकिन पीएचपी के अंदर मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और देखते हैं, दोनों फंक्शन को कॉल कर देते हैं। सम के अंदर 2 पैरामीटर था, दूसरे के अंदर 3 पैरामीटर था। जो हम
ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उसी ऑब्जेक्ट से हम सम दोनों फंक्शन को कॉल करते हैं। एक सम में दो पैरामीटर दो वैल्यू रहेगा और एक में तीन वैल्यू रहेगा। अब जैसे ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं ब्राउज़र पर, यानी एग्जीक्यूट कराने के बाद आउटपुट हमें नहीं आया, एरर बताएगा, क्योंकि अब मेथड ओवरलोडिंग जो है पीएचपी के अंदर सपोर्ट नहीं करता है। तो हमने दो ऑब्जेक्ट से दोनों फंक्शनों को कॉल कर दिया। अब देखते हैं इसको आउटपुट लेते हैं तो एरर बताएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मेथड ओवरलोडिंग है पीएचपी के अंदर सपोर्ट नहीं करता है, कुछ ना कुछ एरर देता है। अब नेक्स्ट जो है वो मेथड ओवरलोडिंग होता है, ओवरराइडिंग में बताया था कि सेम फंक्शन सेम पैरामीटर विद इन डिफरेंट क्लास। तो डिफरेंट क्लास के अंदर सेम नाम का फंक्शन रहेगा, सेम पैरामीटर रहेगा, उसको ओवरराइडिंग कर देता है। यानी पहले वाला जो फंक्शन होता है उसके स्थान पर दूसरे को ओवरराइड कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शन मेथड ओवरराइडिंग। तो इसके अंदर मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक क्लास लिया ऐड नाम का और ऐड के अंदर फंक्शन बनाता हूँ कैलकुलेटर नाम का फंक्शन, यानी कैल्स नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, उसके अंदर दो पैरामीटर पास कर देता हूँ। तो और इसको मैं एक वेरिएबल होता है RES $RES, उसके अंदर हमने $A प्लस $B को डाल देता हूँ। जो वेरिएबल है उसको मैं एग्जीक्यूट करा देता हूँ आउटपुट लाने के लिए, इको का यूज़ करता हूँ। इसके अंदर मैं $A और $B डाल दिया और इसको प्रिंट करा देते हैं, जो वैल्यू आएगा उसको प्रिंट करा देते हैं। तो ये क्लास तो कंप्लीट हो गया, ऐड नाम का क्लास कंप्लीट हो गया। अब उसी तरह से दूसरा क्लास बनाते हैं, उसके अंदर भी वही सेम नाम का फंक्शन, सेम वेरिएबल, और उस क्लास को इस ऐड नाम के क्लास से क्या करें, एक्सटेंड कराते हैं। तो ये क्लास 8 का कोडिंग कंप्लीट हो गया। और दूसरा क्लास बनाते हैं, उसके अंदर भी वही फंक्शन रहता है, सेम रहता है, और जहाँ मैं एडिशन किया हूँ वहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। ये दूसरा क्लास है, दूसरा सब्ट्रैक्शन। अब इसमें जो रिजल्ट आएगा वो इस सब्ट्रैक्शन के लिए आएगा, वो जो एडिशन के लिए आएगा। अभी हमने बोला था कि डिफरेंट क्लास रहेगा, एक क्लास में इसी को क्लास बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लास ले लिया, सब नाम का क्लास है। लिया पहला जो क्लास है ऐड नाम का क्लास है, दूसरा जो क्लास है सब नाम का क्लास है, क्लास सब। अब इसको एक्सटेंड करा देते हैं ऐड से, जो ऐड है क्लास है उस क्लास को इसके अंदर एक्सटेंड कराते हैं। तो जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो जो पहला वाला फंक्शन है उसको ओवरराइड कर देगा सेकेंड वाले फंक्शन से, क्योंकि फंक्शन तो सेम है, नेम है, फंक्शन सेम है, पैरामीटर सेम है। तो यदि एक्सटेंड कराते हैं तो दो फंक्शन मिलता है, इसको पहला भी कैल्स होता है, दूसरा भी कैल्स होता है, लेकिन जो आउटपुट आएगा सेकेंड वाले क्लास के फंक्शन का आउटपुट आएगा, यानी जो सब्ट्रैक्ट करके दिखाएगा, एडिशन करके दिखाएगा नहीं। इसी को बोलते हैं ओवरराइड। तो ओवरराइड में फिर से बता दे रहा हूँ। अब इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेकेंड क्लास का और उस ऑब्जेक्ट से हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं, फंक्शन दोनों में सेम होता है, कैल्स पैरामीटर भी सेम होता है। तो जब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो सेकेंड क्लास है सब नाम का, उसके फंक्शन को कॉल कर रहा है, यानी उसके अंदर सब्ट्रैक्शन हुआ है, उसके फंक्शन को कॉल करता है, पहले वाले को ओवरराइड कर देता है। इसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग मेथड। ओवरराइडिंग मेथड में फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ओवरराइडिंग मेथड मतलब सेम फंक्शन नेम, सेम पैरामीटर इन डिफरेंट क्लास, तो वहाँ पर ओवरराइड हो जाता है। यानी पहले वाले जो मेथड है दूसरा वाला मेथड उसको ओवरराइड कर देता है। अब ये कंप्लीट हो गया है। अब इसका एक्जीक्यूट करा के देखते हैं कि कौन सा आउटपुट आ रहा है। अब ये देखो सेम फंक्शन है, पहले वाले में एडिशन कर रहा है, दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर रहा है। इस प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करा के देखते हैं तो हमारा रिजल्ट आ गया। यानी मैं बताया था कि जो दूसरा वाले फंक्शन है उसके वैल्यू को कॉल करता है, उसके वैल्यू को डिस्प्ले करता है, पहले वाला जो फंक्शन है उसको क्या करता है, ओवरराइड कर देता है। इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग।
नहीं, एक क्लास की मेथड एक मेथड को एक क्लास की मेथड को दूसरा क्लास मेथड क्या करता है, ओवरराइड कर देता है। इस तरह से हमारा मेथड पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट समाप्त। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। तो ओप्स के अंदर मेन पिलर भी होता है ये इनकैप्सुलेशन और इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस की तरह पॉलीमॉर्फिज्म की तरह आते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स ये क्या कहते हैं, शो द ओनली यूजफुल इन्फॉर्मेशन, यानी यूजर को वही चीज़ दिखाता है जो उसे चाहिए, बाकी को हाइड कर देता है। यह कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आता है, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। यानी रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो हाइड करता है, यूजर को वही दिखाता है जो यूजर को चाहिए, बाकी वो उसको हाइड कर देता है। अब कह रहा है एब्स्ट्रैक्शन इज द ओनली रिप्रेजेंट द डेटा इन विच इम्प्लीमेंटेड डिटेल आर हाइड, यानी उसी चीज़ को यूजर के सामने प्रेजेंट करता है जो उसके चाहिए, बाकी डिटेल को हाइड कर देता है। वह कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आता है। अब एब्स्ट्रैक्शन के अंदर एब्स्ट्रैक्शन क्लास होता है। तो क्लास क्या होता है कि क्लास सेम है, जैसे आप क्लास बनाते हैं उसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन क्लास बनता है। अंतर यही होता है कि इस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है, बाकी जो सेम क्लास की तरह काम करता है। अब जब एब्स्ट्रैक्शन क्लास आएगा तो कम से कम उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज किया जाता है, तब जाके एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर होता है। यानी एब्स्ट्रैक्शन क्लास के अंदर कम से कम एक जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज किया जाता है। अब आइए इसका जो इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं एग्जाम के थ्रू। तो एक क्लास ले लेते हैं। मैं बताया था कि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाम का क्लास बनाया जाता है, उस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया जाता है। ये जब भी आप एब्स्ट्रैक्शन बनाएंगे ये चीज़ मस्ट होना चाहिए। और इसके अंदर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट नाम का क्लास ले लिया और उसके अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं, और क्लास मैंने कोई भी ले सकते हैं, ए बी कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी क्लास का नाम मैं नहीं दे हूँ, बाय दे दूँगा। और इसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसको प्रोटेक्ट, यानी यह जो एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है कि इस डेटा को, इसके क्लास के डेटा को कोई दूसरा क्लास एक्सेस ना करे। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। तो इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल का नाम है $नेम। और दूसरा जो फंक्शन बना रहा हूँ वो फंक्शन के अंदर हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हैं। अब कंस्ट्रक्टर के हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, $_ के साथ कंस्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके अंदर एक वेरिएबल पास कर दिया $n, और एक मैसेज शो करेगा दिस नेम के अंदर हम $n को पास कर देते हैं, डाल देते हैं। दिस पास कर देते हैं। इसको $n पास करते हैं। और एक और चीज़, क्लास जब भी मैं क्लास को डिफाइन कर रहा था कि तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वही होना चाहिए जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, तभी जाके एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर होता है। तो अब यहाँ पर जो मेथड बनाने जा रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट और प्रोटेक्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम है शो। ये जो शो नाम का फंक्शन है वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ किया है वहाँ पर। तो जितने भी इसके डेटा मेंबर है या डेटा फंक्शन है वो प्रोटेक्टेड किया गया है, यानी इसको दूसरा क्लास एक्सेस नहीं कर सकता है। इसी पर्पज़ के लिए बनाया जाता है कि इसके जो डेटा मेंबर है यूजर के स्थान पर ना पहुँचे, यूजर को ना पहुँचे, केवल जो जितना यूजर को चाहिए वही उसको मिले, बाकी जो डिटेल होता है उसको हाइड कर देता है। कंसेप्ट इसीलिए बनाया जाता है। अब एक फंक्शन कंप्लीट हो गया, जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं होता है, एरर बता देता है, क्योंकि इसके जो डेटा है दूसरा क्लासेस या कोई फंक्शन एक्सेस नहीं कर पाता है। यह जो कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है, यानी एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि यूजफुल डेटा को ही यूजर को दिखाता है, बाकी को वह हाइड कर देता है, वो एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। और एब्स्ट्रैक्शन क्लास में बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन क्लास सेम एज द क्लास नेम, बट डिफरेंट ये होता है कि क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया जाता है
और यदि एब्स्ट्रैक्शन क्लास बनाते हैं तो कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज किया जाता है, तब जाके एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब जैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं तो हमारा आउटपुट आता है कि नहीं आता है। तो नहीं आता है क्योंकि हमने प्रोटेक्शन लगा दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। तो मैं बताया था सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे इसको आउटपुट लेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, एरर बताएगा, कुछ ना कुछ एरर बताता है। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब दूसरे कंसेप्ट में जो बताया था इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब सिंगल यूनिट के अंदर डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं, यानी डेटा और मेथड को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट में हम कंबाइन कर देते हैं। जैसे कैप्सूल के अंदर डिफरेंट मेडिसिन इनबिल्ड रहता है और उसको एक कैप्सूल नाम के डब्बे में पैक कर देते हैं। उसी तरह से इनकैप्सुलेशन भी होता है कि इसमें डेटा मेंबर और डेटा मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में कंबाइन करते हैं, रैपिंग कर देते हैं। उस कंसेप्ट को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ये भी आपका ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, इनकैप्सुलेशन। अब इसके अंदर इसको डिक्लेयर करने की कुछ मेथड है कि डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ द क्लास इन द प्राइवेट। जितने भी उसके क्लास होते हैं वह प्राइवेट होगा। प्रोवाइड द पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड, यानी सेटर और गेटर मेथड का इसके अंदर यूज होता है। इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद देखते हैं कि ये भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि मैं बताया था कि ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। इसके क्लास मेंबर या मेंबर फंक्शन को हाइड कर दिया जाता है, यूजर के पास पहुंच नहीं पाता है। तो मैं एक क्लास ले लिया, क्लास एम्प्लॉय नाम का क्लास लिया और एम्प्लॉय का डिटेल को पास करते हैं। मेंबर यानी पहला जो है आपका आईडी ले लिया एम्प्लॉय का, तो जितने भी इसकी आईडी है मेंबर डेटा मेंबर है उनको प्राइवेट कर देना है। जब प्राइवेट कर देंगे तो दूसरा क्लास एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो जितने भी इसके मेंबर हैं उसको मैंने क्या कहते हैं, प्राइवेट कर देना है। पहला जो मेंबर है, मेंबर वेरिएबल है, उसको आईडी ले लिया। दूसरा मैं ले लिया उसका नेम ले लिया। तीसरा में उसका एज ले लिया। तो जितने भी मेंबर वेरिएबल है सबको मैंने प्राइवेट कर दिया। अब तीसरा जो मैं लिया था एज नाम का वेरिएबल को लिया था, और इसमें सेटर मेथड और गेटर मेथड की यूज हुआ था। बताया था कि इसके जब भी स्टेप होता है जो डिक्लेयर करने का, तो पहला होता है कि जितने उसके क्लास के मेंबर होता है वो प्राइवेट होगा। दूसरा उसके अंदर सेटर और गेटर मेथड का यूज होता है। अब मैंने यूज कर दिया। अब इसके फंक्शन को बनाते हैं सेटर मेथड और गेटर मेथड। सेटर और गेटर। इसके बाद हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक फंक्शन सेट आईडी, और उस आईडी के अंदर हम दिस आईडी के अंदर पास कर देते हैं। अब मैंने फंक्शन बनाया गया सेट आईडी, और सेट आईडी के अंदर एक वेरिएबल पास कर देता हूँ $ID। $ID मैंने पास कर दिया। फिर इसके अंदर हम दिस आईडी जो मैं ऊपर क्रिएट किया हूँ क्लास के अंदर आईडी को, तो उसके अंदर इसको आईडी को पास कर देते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर में हम यूज़ करते थे उसी की तरह सेम। तो दिस आईडी और आईडी के अंदर हम $ID को पास कर दिया। और नेक्स्ट है जो फंक्शन है उसको बोलते हैं गेट आईडी। यानी गेट आईडी, ये मैंने सेट आईडी लिया, आईडी को सेट किया, वहाँ पर गेट आईडी को सेट किए, गेट करते हैं। तो पब्लिक फंक्शन और इसमें मैं डाल दिया गेट आईडी। गेटर मेथड, इसको बोलते हैं गेटर मेथड। और इसके अंदर में इस आईडी को रिटर्न करा देते हैं, तो रिटर्न दिस $this और आईडी को रिटर्न करा देते हैं। उसके बाद जैसे ही इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं
तो ये भी क्लासेस एक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि ये भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने रिटर्न कराया गया, दिस आईडी को रिटर्न करा दिया। दिस आईडी, अब ये क्लास कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बनाकर देखते हैं, चेक करते हैं कि एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, हाँ। ये क्लासेस कंप्लीट हो गया। इनकैप्सुलेशन के लिए एम्प्लॉय नाम का क्लास लिया था और ये क्लास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जितने भी इसके मेंबर हैं, क्लास के मेंबर है, उसको एक्सेस कहते हैं, फंक्शन है, फंक्शन को कॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है $E और इस $E के नाम से हमें क्या है, इसके जितने भी सेट आईडी है और गेट आईडी को कॉल कर देते हैं। और सेट आईडी के अंदर हमने कोई वैल्यू देता है, आईडी का कोई वैल्यू ले लेता हूँ और फिर नेक्स्ट आपका गेट करना, ई को लगाया, ई को $E और उसको मैं गेट आईडी को पास कर दिया। गेट आईडी को मैंने लेता हूँ $E और उसके अंदर ई को लेता हूँ, ई को और $E उसके अंदर हमने गेट आईडी को पास कर देता हूँ। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाए, इसको यदि मैं एक्जीक्यूट कराना चाहता हूँ तो एरर बताएगा, क्योंकि इसके मेंबर जो क्या क्या सिक्योर हो गए, उसका एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो मैं बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन दोनों सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। डेटा को हाइड कर देता है, इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देता है, यूजर के पास पहुंचने नहीं देता है। अब जैसे ही एक्जीक्यूट कराते हैं तो ये भी एरर बताता है। इस तरह से इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।